हाँ जी, तो नमस्कार है। आज अपने अर्थशास्त्र करेंगे। अर्थशास्त्र के अंदर भारत के अर्थशास्त्र में आज हम बजट निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप इसका अलग से एक रजिस्टर लगा लें और इसके अंदर से भी अपने 5-6 प्रश्न आते हैं अर्थशास्त्र में, तो अपने वो भी आज से शुरू करेंगे। इसीलिए आज पहले अर्थशास्त्र करवा रहे हैं सीधा, ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए। ठीक है भाई, हेडिंग लगा दो बजट निर्माण। ठीक है भाई, और धीरे धीरे आपका जो पेपर का समय है वो होगा 9:30 बजे के बाद। ठीक है, मतलब अगले बार जो सोमवार को पेपर होगा वो 9:30 बजे के बाद पेपर हुआ करेगा, उससे पहले सारी क्लासें हो जाएगी। ठीक है भाई, ये रखा करेंगे आगे से शेड्यूल। ठीक है भाई, ओके है। आज तो पुराने शेड्यूल के हिसाब से रख दिया था, जैसे हिंदी के समय में हिंदी का पेपर रख दिया था, हिंदी की क्लास मिली थी, तो उसके बाद आपका 9:30 बजे के बाद पेपर सेट कर दिया करेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो चलो, अब देखो बजट निर्माण अर्थशास्त्र में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र में बजट निर्माण, ओके भाई। हाँ जी, तो जिससे आपकी क्या रेगुलर क्लास से भी चलती रहे और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हिंदी दोबारा से शुरू करेंगे। अब अपने समास अपना चल ही रहा है लास्ट, उसके बाद हिंदी पुनः शुरू होगी। तो देखो बजट निर्माण है, तो बजट के बारे में अपने पढ़ते हैं। बजट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो, इसके अलग से नोट्स बना लेना भी, अलग से रजिस्टर लगा लेना और उसके अंदर बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना बजट के, मतलब पूरे अर्थशास्त्र के, भारत के अर्थशास्त्र। ठीक है, भारत का अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। तो आप में से अर्थशास्त्र किसी का सब्जेक्ट रहा है क्या? अभी पहले मुझे ये बताओ, अर्थशास्त्र आप में से किसी का सब्जेक्ट रहा है? नो सर। ठीक है, चलो। तो देखो कि बजट की उत्पत्ति जो है, बजट की उत्पत्ति, सब्जेक्ट तो नहीं बट पढ़ा है, ओके। तो देखो बजट शब्द जो आया है, सबसे जो चीज आपको नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि काफी लोगों को ये टफ लगता है और लोग इसमें पढ़ने में अरुचि जाहिर करते हैं। तो अपने को अरुचि नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है बजट और सभी अर्थशास्त्र से मिनिमम 5 से 6 प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर, पक्के आते हैं 5 से 6 प्रश्न। तो 5 या 6 प्रश्न की बात नहीं है। कई जने सोचते हैं क्या है 5 प्रश्न है, कर लेंगे, छोड़ो, रहने दो, ऐसे ही काम चल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, मतलब क्या कह रही हो अरविंदर? हाँ जी वीरेंद्र, पॉलिटिकल साइंस तो समझ में आई, सब्जेक्ट होम साइंस, अच्छा ओके, ठीक है, सब्जेक्ट है, ओके। तो देखो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, 5 से 6 प्रश्न आएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो 5 से 6 प्रश्न है आपके, चाहे आप एसआई की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप पटवार की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप वनपाल की परीक्षा दे रहे हो, और चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, जहां पर अर्थशास्त्र आ गया, समझो कि 100 में से 90% व्यक्ति अर्थशास्त्र नहीं। आप बता दो, आप में से कितने अर्थशास्त्र पढ़ते हैं? रेगुलर अर्थशास्त्र आप में से कितने जने पढ़ चुके हैं? बजट पढ़ चुके हैं? जी हम ये पढ़ चुके हैं, हम वो पढ़ चुके हैं, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो एक स्टूडेंट हाँ कर रहा है कि हमने पढ़ दिया है। ठीक है, ओके, एक स्टूडेंट हाँ कर रहा है बस। बाकी मुझे पता है कितने पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कितना पढ़ लेते हो। तो देख लो, आप खुद रेशो निकालोगे तो मैंने आपको खुद ही कहा कि 90% नहीं पढ़ते हैं, 90% नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये जो 5-6 नंबर है ये प्लस कर लेने हैं उनसे। बजट पढ़ा है, ठीक है, तो अपने को ये 5-6 नंबर जब प्लस कर लेने हैं, तो अपने इन 5-6 नंबर से उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। बस ये अपनी थ्योरी है। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ना है, और जो लोग पढ़ते हैं वो तो हमने पढ़ना है। हाँ जी, तो देखो बजट आज जानबूझ के मैंने पहले शुरू किया ताकि कुछ जने क्लास में आके देख लें कि बजट है। बाकी तो मेरे को पता ही है, कम ही पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, कम ही स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में, कम बैठते हैं। तो देखो शुरू करते हैं बजट। बढ़िया नोट्स बना लेना तरीके से। तो देखो बजट शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, पहला प्रश्न यही आता है, कैसे हुई है? तो देखो बजट शब्द की उत्पत्ति बी, एक शब्द है बी, ठीक है, बी का मतलब BUG, EUT, इसका मतलब हुआ बगट, डेगेट, इस तरह से बोलते हैं।
ये एक फ्रांसीसी शब्द है। ऐसा शब्द है, वहां ऑप्शन आएगा ये एक लेटिन शब्द है। कई जने लेटिन ठोक के आते हैं क्योंकि ज्यादातर लेटिन ही शब्द पढ़ा होता है। तो लेटिन नहीं है, यूनानी नहीं है, ये एक फ्रांसीसी शब्द है। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है। ठीक है, अब देखो, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। ठीक है भाई, अब देखो, अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे का बजट होता है। यानी कि आपकी आय कितनी है और आपका व्यय कितना है। व्यय का मतलब होता है खर्चा, और आय का मतलब इनकमिंग जो आपके पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है, यही बजट है। यही क्या है दोस्तों, बजट है। आगामी वर्ष का ब्यौरा दिया जाता है कि आगे आने वाले समय में हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो, जिसमें व्यय एवं राजस्व के नियोजित सूची दर्शाया जाता है कि आय और व्यय का खर्चा क्या है, कितना व्यय किया गया, और राजस्व सूची। अब देखो, थोड़ी सी संविधान की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, नोट्स बना लेना, ये लिख लेना, ऐसे शब्द सूत्र जो भी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ वो नोट कर लेना। अब देखो, आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 पढ़ा होगा। अब आप कह रहे हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हो कि पॉलिटिकल पढ़ाने शुरू कर दिए। तो ध्यान से सुनना मेरी बातें, हाँ मेरी बातें ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, हाँ जी सर, क्या मैं आपको बजट ही पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अर्थशास्त्र ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल में प्रश्न आता है उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि बजट की बात आती है। तो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 112 है। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद कौन सा है, 112 है। ठीक है भी, तो आज बजट की स्पेशल बातें कर रहे हैं, कुछ अर्थशास्त्र आज चला रहे हैं पहले अपने। ठीक है, हाँ तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हाँ, संसद में पेश किया जाएगा, बिल्कुल। तो लिखो, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। ठीक है भाई, ये वो पोर्शन है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट्स जरूर बना लें। हाँ, क्योंकि लगभग 7 महीनों बाद मैं खुद भी अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, और मैं पेपरों के बिल्कुल पास ही अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ। आप सबको पता है क्यों, क्योंकि आंकड़े पुराने हो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर अर्थशास्त्र आपने पहले पढ़ा दिया, अब आंकड़े बदल गए हैं तो आप लेटेस्ट पढ़ाओ। तो अब मैं लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ परीक्षा को देखते हुए। ठीक है, तो अनुच्छेद अंतर्गत क्या है, 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण होता है, जो वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान से सुनना, संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चर्चा किस में, अनुच्छेद 112। क्लियर है अभी। अब एक और अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, सर कौन सा, आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा 202, अनुच्छेद 202। सर ये क्या है, राज्य सरकारों के लिए बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 202 में। और ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि राजस्थान की परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लो, लिख लो। राज्य सरकारों का मतलब राज्य की सरकार की बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभी, तो लिख लो राज्य सरकारों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट, कई बार परीक्षाओं में आए हुए दोस्तों। राज्य सरकारों के लिए ऐसे कैसे छप जाता है पेपर में, 2 नंबर दे जाता है मैं आराम से। राज्य सरकारों के लिए बजट का, राज्य सरकारों के लिए बजट का प्रावधान संविधान में इसी अनुच्छेद में किया गया है। इसी अनुच्छेद का मतलब अनुच्छेद 202 में किया गया है। क्लियर है भाई, ओके नोट कर। हाँ जी भाई, तो ये तो ही बजट की बातें हैं। तो वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 112 के अंतर्गत लिख सकते हो, वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है।
ओके भी, चलो अब देखो इसके बाद अगली कड़ी। हाँ, निर्मला सीतारमण बिल्कुल वही है, ठीक है भाई। अब देखो बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, बिल्कुल सही है शंकर, निर्मला सीतारमण। जैसे अभी आपने निर्मला सीतारमण की एक कोटेशन भी पढ़ी होगी, इन दिनों में बड़ी हिट हुई थी अखबार में, कि मैं पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकती। ये किस किसने पढ़ा था? उन्होंने साफ साफ लिखा था, मैं पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकती। है कि नहीं है? लोग अभी कई जने इस मतलब इस चर्चा में चल रहे हैं कि शायद पेट्रोल के दाम कम हो जाए। नहीं होंगे। आप कहोगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? बढ़ सकते हैं, कम कभी नहीं होंगे, लिख लेना। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो चुका है, क्योंकि उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। अगर मैं सुनाने बैठूं तो मेरे को लगता है 15-20 मिनट बीत जाएंगे। तो इसलिए बस आप ये लिख लो अपने दिमाग में कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो कोटेशन आई थी अखबार में, उसके बाद उनका पूरा एक इंटरव्यू छपा था। उस इंटरव्यू को मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर ये पंगा है। तो इसीलिए ठीक है भाई, हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घट सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है भाई। किसी को मतलब ये हो रहा है ना कि भाई हो जाएंगे, साइकिल लेनी पड़ेगी अब तो थोड़े दिनों में, अगर यही हाल रहा, ठीक है भाई। चलो तो देखो अब आगे बात करते हैं, बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, आप में से भी किसी ने पढ़ी थी क्या अखबार में वो न्यूज जो मैंने आपको चर्चा करी अभी? किसने पढ़ी आप में से? किसी ने नहीं पढ़ी? लग रहा है आपके उत्तर ना आने से। हाँ जी, तो बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इतना अखबार पढ़ते हो इससे पता लग रहा है मुझे। तो लिखो आगे, ट्विटर पर पोस्ट देखी, हाँ तो चलो ठीक है। तो देखो बजट से जुड़ी हुई अब हम कुछ बातें शुरू करने जा रहे हैं बजट की। तो ओके, अभी अपने अब नोट्स बढ़िया सुंदर तरीके से बनाना शुरू कर देना। अभी तक तो सिंपल बातें समझाई थी, अब असली कार्यक्रम शुरू होता है। तो देखो प्राचीन चर्चा करते हैं 1860 की बात, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बिना कहानी के तो बात ही नहीं बनती है। अब आप कहोगे सर अर्थशास्त्र में कौन सी कहानी है, बजट में कौन सी कहानी है? बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ जी, किसी भी चीज को ध्यान से पढ़ना है तो पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ो, ताकि एक एक चीज निकल के सामने आए। तो देखो भारत में भी सर्वप्रथम 1860 में, भारत में भी सर्वप्रथम 1860 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा, ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, नाम सुना होगा, जेम्स विल्सन, के द्वारा बजट बनाया गया था। अब एक प्रकार से भारत के सामने पहली बार बजट लाने वाला कौन है? तो जेम्स विलियम्स हुआ। तो बिल्कुल सही अरविंदर, आपने लिखा है भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो लिख लो भारतीय बजट प्रणाली, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? का जनक, तो उत्तर क्या होगा भाई? का जनक कौन है? जेम्स विल्सन। क्लियर अभी प्रश्न अपना? भारतीय बजट प्रणाली का जनक कौन है? जेम्स विल्सन। क्लियर हो गया अभी प्रश्न अपना? अब देखो इसके बाद एक कमेटी आई थी, उसके आधार पे बात करते हैं। सर लॉर्ड केनी। देखो भारतीय बजट प्रणाली का जनक जो है वो यही है, विल्सन है, ठीक है? हाँ जी। अब देखो केनिंग की भी अभी मैं आपको आगे बातें बताता हूँ कि उनके क्या प्रश्न बनेंगे, क्या है वो भी अपने आप डिस्कस करते हैं, ठीक है? चिंता मत करो, सारी बातें आपको बताऊंगा, टेंशन मत। ओके चलो, हाँ जी। अब देखो इसके अंदर आगे की कहानी सुनना ध्यान से। एक कमेटी आई थी, एक वर्थ कमेटी,
नाम सुना होगा, किस किसने सुना है भी आप में से? एक्वर्थ कमेटी, हाँ रेल बजट वाली, कोई याद आ गया। तो देखो एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही, इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, 1924 1924 में रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था, अलग। साथ साथ पहले प्रस्तुत करते थे और फिर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में। तो आप लिख लो, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। फिर 2017-18 में, आजादी के बाद 2017-18 में, बिल्कुल सही है शंकर, वहीं आ रहा हूँ। 2017-18 के बाद, आजादी के बाद 2017-18 में पुनः दोस्तों, ये आप सबको पता भी होगा, सबको ये आपने, मैंने क्लास में करवाया भी था ये आपको। 2017-18 में पुनः इसे आम बजट के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। आम बजट के साथ प्रस्तुत कर दिया, अरुण जेटली वगैरह जो थे उस समय। ठीक है भाई, समझ गए? तो ये नोट कर लो, यस दोस्त, ये नोट कर लो। अब एक प्रश्न आता है, कई बार नोट कर लेना, क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हुए हैं। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? नंबर 1 है अरुण जेटली, नंबर 2 मनमोहन सिंह, नंबर 3 लियाकत अली, और नंबर 4 इंदिरा गांधी। हाँ जी, तो कौन से हो सकते हैं भी आपके हिसाब से भारत के प्रथम वित्त मंत्री? हाँ जी, जो आपने शंकर नीचे प्रश्न लिखा है सन्मुख सेठी, उसका उत्तर भी मैं अभी आपको दूंगा, 1 सेकंड रुकना बस, इस प्रश्न के बाद वही प्रश्न आएगा। हाँ जी, इसका सही उत्तर है लियाकत अली। अब शंकर आपका प्रश्न आ रहा है, जो आपने उत्तर दिया, ध्यान से सुनना, ये भी खतरनाक प्रश्न है अपने आप में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री? तो उत्तर है आर के षणमुख सेठी। उम्मीद करता हूं अब शंकर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्वतंत्र भारत का, यस, ओके है। हाँ जी, डन है भाई, ओके ठीक है।
हाँ, ऐसे जो भी डाउट हो वो अपने क्लियर कर लिया करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये नोट कर लो, दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट है भाई। ज्यादातर किताबों में जो पर्सन मिलता है वो यही मिलता है, ज्यादातर मोस्टली किताबों में यही पर्सन मिलता है दोस्तों। ये वाला नहीं मिलता है, एक बार आया हुआ इसलिए आपको लिखवाया, यही मिलता है। ठीक है भाई। और इसमें भी आर के वगैरह नाम नहीं देते हैं, सीधा आता है षणमुख सेठी, बस इतना ही दिया होता है। ठीक है, डन है। चलो, आपको पता है अपने पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डीप जाते हैं, एक एक चीज को ढंग से करते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर आप में से कोई आरएस की परीक्षा दे रहे हैं, क्या आप में से आरएस की परीक्षा, आरएस में अर्थशास्त्र के सिर्फ इतने प्रश्न आते हैं। हाँ जी, जो भी आरएस की परीक्षा दे रहे हैं वो ध्यान से देख लो, इतने प्रश्न आते हैं आरएस अर्थशास्त्र में। तो थोड़ी है क्या 15%, बहुत होते हैं 15%, तो सब कुछ घुमा देते हैं। 150% आते हैं प्री में टोटल, जिसमें से 15 केवल अर्थशास्त्र से आ जाते हैं। 10% हिस्सा तो मान ही लो कि आप 10% तो आ ही जाते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ तक मेरी सारी बातें अभी तक आप सबको समझ में आई दोस्तों, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलो अब देखो इसके बाद की बातें करते हैं अपने, ध्यान से सुनना। हाँ जी, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना आराम से, नहीं पता लगे मैं पढ़ा दूं और ऊपर से जाए सर पता ही नहीं लगा आज क्या करवाया अर्थशास्त्र में, राम जाने। तो देखो आज थोड़ी लंबी क्लास लगाएंगे, पहली क्लास है अर्थशास्त्र की इसलिए, उसके बाद धीरे धीरे वही रूटीन में 2 घंटे का टाइम सेटअप हो जाएगा आपका। तो देखो अगला प्रश्न ध्यान से लिखना। हाँ जी, संविधान लागू होने के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम बजट 1950 के में अंदर किसने प्रस्तुत किया था? तो मैं सीधा उत्तर ही लिख रहा हूं, जॉन मथाई। बिल्कुल सही है शंकर, बहुत बढ़िया, जॉन मथाई के द्वारा। संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम बार 1950 में जॉन मथाई ने क्या किया था? बजट प्रस्तुत किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो आप नोट कर लेंगे। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हाँ जी, हिंदी में, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, हिंदी में, कम से कम हमारे हिंदी में तो कोई आया नहीं, तो सब अंग्रेज है क्या? तो लिखो हिंदी में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुतिकरण, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में करने वाले थे, लिखो सी.डी. देशमुख, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे पहले ही कर दिया गया था, लिख लो सी.डी. देशमुख द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ में प्रधानमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए थे, पीएम भी थे, उनके पास था। मैं ये नहीं कह रहा कि वित्त मंत्रालय नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 1958 में जो मतलब जिनके पास प्रधानमंत्री भी था और उन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न मैं आपको लिखवाऊंगा 1958 में, बिल्कुल सही है शंकर, लिखवाऊंगा ये प्रश्न मैं आपको आगे। ठीक है, उनकी भी बारी आएगी। ओके, अभी तो यहाँ तक क्लियर है, ये सारा कुछ नोट कर लेंगे। हाँ जी, अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न,
जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी नोट कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आए हुए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज आपके लिए। हो सकता है इसी में से आपको बजट में 1-2% सीधे ही मिल जाए डायरेक्ट। ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना, जिन्होंने पढ़े हुए हैं वो सुन लेना, और जिन्होंने पहली बार आप में से नोट कर रहे हैं, कौन कौन ये प्रश्न पहली बार सुन रहे हैं आप में से, कमेंट करके बताएं भाई किस किसने आज ये सारे प्रश्न पहली बार सुने। यस सर, जिन्होंने पहली बार सुने वो नोट कर लेना, लिख लेना अपनी नोटबुक कॉपी में। ठीक है भाई। हाँ, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, तो नोट कर लो सर्वाधिक बार। एक चीज और बता दूं आपको, कोई भी आपको मतलब अपने अनूपगढ़ में तो अर्थशास्त्र जल्दी से पढ़ाते ही नहीं है, कोई प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन सही बात बता रहा हूँ। जो 1-2 टीचर पहले पढ़ाते थे वो अब नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए अनूपगढ़ में वर्तमान में कोई नहीं पढ़ाता है अर्थशास्त्र। तो आप अर्थशास्त्र के अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, और आपको अर्थशास्त्र के टॉपिक यूट्यूब पे भी बहुत कम मिलेंगे, ढंग से नहीं मिलेंगे, ये भी खासियत है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो देखो सर्वाधिक बार बजट पेश, इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि अलग से वो मतलब नोट्स बना लें आप। ठीक है भी। हाँ, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने शंकर, मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देसाई बीड़ी वाले नहीं है, दूसरे मोरारजी देसाई। इन्होंने आम बजट जो है वो 8 बार दिया था, और आपका सही उत्तर, इन्होंने 10 बार आपने सही उत्तर दिया है, क्योंकि इन्होंने 2 बार अंतरिम बजट भी दिया था। अंतरिम बजट मिला के 2 बार, टोटल अगर देखा जाए तो इन्होंने 10 बार बजट दिया। टोटल कितनी बार दिया विनोद? बिल्कुल सही है, 10 बार बजट दिया। तो सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया? मोरारजी देसाई। क्लियर है अभी एक एक प्रश्न आपके दिमाग में? दूसरे स्थान पर, वैसे दूसरे स्थान वाला कभी पूछा नहीं है, लेकिन दूसरे स्थान पर पी चिदम्बरम आते हैं, उन्होंने 8 बार बजट दिया है। पी चिदम्बरम, नाम सुना है भाई पी चिदम्बरम का? पी चिदम्बरम का नाम सुना है भाई? लिखना नहीं है, दूसरी बार वाला नहीं लिखना, पहली बार वाला याद कर लो बहुत है। ठीक है। हाँ, ओके अभी चलो। अब देखो इसके बाद श्री आर के वेंकट रमन का नाम सुना होगा, और श्री प्रणब मुखर्जी का नाम तो बहुत ज्यादा सुना है भी। ये भारत के 2 ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्हें आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बनने का सुअवसर प्रदान हुआ है। लेकिन आज तक ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया कि भारत के ऐसे कौन से 2 वित्त मंत्री हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, ऐसा प्रश्न नहीं है। तो अगर आप फिर भी नोट करना चाहिए, मुझे ये प्रश्न बड़ा अच्छा लगता है कि कभी आएगा तो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, तो आप नोट करना चाहो तो कर सकते, नहीं भी करना चाहो तो कोई टेंशन नहीं। सुन लेना, श्री आज तक तो कभी आया नहीं है। श्री आर एक तो वेंकट रमन है, और दूसरा है श्री प्रणब मुखर्जी। क्योंकि जब ऐसा कोई प्रश्न आता है ना वो अलग ही बढ़ जाता है बस। तो भारत के ये 2 ऐसे वित्त मंत्री है, भारत के 2 ऐसे वित्त मंत्री। कई बार मैं ऐसे प्रश्न ही क्लास में लिखवाता हूँ अलग वाले, और वो ही कई बार पेपर में छप जाते हैं एकलिंगनाथ जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो मेरा ऐसे लगता है यार अपने ने स्पेशल करवाया था। तो देखो, जिन्हें आगे चलकर जिन्हें आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला, सुअवसर मिला, अच्छा अवसर मिला। लियो जी। अब अगर ये प्रश्न बनता है तो सर ऐसा भी तो बनता होगा, ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल ये भी तो बना सकते हैं। हाँ,
बिल्कुल, बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो। तो सर वो कौन सी है? हाँ, SMS है, बिल्कुल। तो लिखो ऐसे, नोट कर लेना बच्चों, ऐसे वित्त मंत्री, ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री, ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो देखो, पहले थे नंबर 1 मोरारजी देसाई। कौन से थे पहले? पहले मोरारजी देसाई, ठीक है। दूसरे चौधरी चरण सिंह। तीसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। सीक्वेंस से लिखवा रहा हूं आपको, लिख लेना, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और चौथे है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सीक्वेंस है। हाँ जी, पहले है मुरारजी, दूसरे है चौधरी चरण सिंह, तीसरे विश्वनाथ और चौथा SMS में बोल सकते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, डन है भी, लिख लिया सबने? ओके करते हैं, क्लियर है भी? अब देखो एक प्रश्न और देखते हैं। ये प्रश्न पेपरों में अक्सर कई बार आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ी परीक्षाओं में मिलेगा आपको, RS IS वगैरह में मिलेंगे। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है, वो कौन? सबसे पहले तो अपने एक ही चाचा नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1958 में थे, आप में से किसी ने कमेंट भी किया था 1958, ठीक है भी, नेहरू जी थे पहले। ठीक है भी, दूसरा है इंदिरा गांधी, ठीक है, 1970 में इन्होंने किया था। तीसरे है राजीव गांधी, नाइनटीन 87 की बात है। और चौथे तो आप जानते हो, मनमोहन सिंह। इन्होंने 2010 और 2012 में किया था, ठीक है भी, 2010 और 2012। तो यहां तक बात समझ में आई भी है? भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया? बजट प्रस्तुत किया गया। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958, दूसरे इंदिरा गांधी 1970, तीसरा राजीव गांधी 1987 और चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह 2010 और 2012। ठीक है भी, ओके है। अब देखो इसके बाद ये बजट तो प्रस्तुत होने लग गया, सब कुछ होने लग गया, ओके है। तो भारत में ये चर्चा चली कि हमारा वित्तीय वर्ष क्या होगा। तो आपको पता है कि जो हमारा भारत में वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को स्वीकार किया गया, और ये 1967 से स्वीकार किया गया। तो आप लिख सकते हो 1967 से, लिख सकते हो 1967 से भारत में वित्तीय वर्ष, ये कई बार प्रश्न सीधा आ जाता है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? ध्यान से लिखना, 1 अप्रैल पहले लिखना और फिर 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से, एक एक शब्द पर ध्यान देना, 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि। वहां ऑप्शन बदल बदल के दे देंगे, 31 मार्च से 1 अप्रैल, अपने सोचेंगे 31 मार्च पहले आता है, बाद में 1 अप्रैल आता है, पता लगता है एक दिन में बजट पास कर दो, ठीक है।
को, ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना गया? 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को माना गया। बात क्लियर? कब से माना गया? 1967 से। इस प्रश्न को मोस्ट नोट कर लेना, ये भी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, अब देखो ध्यान से सुनो आगे की कहानी। हाँ जी, अब मैं थोड़ी लेटेस्ट चर्चा करने जा रहा हूँ कि सर ये बजट तो ठीक है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि वर्ष 2017 में वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के प्रथम दिन 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया, तो ये क्या चक्कर हुआ इस बार? 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत किया, अब जाएगा आगे से आने वाले वर्षों में, ये भी नियम कर दिया। तो आप ये नोट लगा के लिख लेना, नोट। भारत में फरवरी माह के अंतिम दिन बजट प्रस्तुत करने की परंपरा रही है, लेकिन वर्ष 2017 में लेकिन वर्ष 2017 में एक बड़ा बदलाव आया। वर्ष 2017 में वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के प्रथम दिन, सीधे 1 फरवरी कर लिया, याद रहे, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है भाई। 1 फरवरी को ही बजट दे दिया गया, 1 फरवरी को बजट दे दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया, और आने वाले समय में ये भी कह दिया कि फरवरी में ही बजट होगा 1 फरवरी। तो ये चेंज कर दिया गया, कब से? भी 2017 से। ओके भी, इस तरह से मंत्रालय के अंदर ये थोड़ा सा चेंज हुआ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किस किस को ये बातें समझ में आई भी बताओ। कोई समस्या यहाँ तक भाई समझ में आ रहा है? भी सबको फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि 7-8 महीनों बाद अर्थशास्त्र करवा रहा हूँ। हो सकता है कई जने पहली बार पढ़ रहे हो तो पता ही ना लगे कि क्या हो रहा है। नो प्रॉब्लम है, ओके है, यस सर है, ठीक है। हाँ जी, तो काफी जनों का यस सर आया, ठीक। बिल्कुल सामान्य भाषा में आपको समझाऊंगा कि अर्थशास्त्र कैसे पढ़नी चाहिए आपको, और आपको धीरे धीरे टीचर वही होता है जो स्टूडेंट के अंदर रुचि पैदा करती है, ठीक है। बिल्कुल, तो आपको रुचि बढ़नी चाहिए अर्थशास्त्र पढ़ने में, ठीक है भाई। तो देखो बजट के प्रकार, जितना मुझे ज्ञान है भी उतना मैं करवा दूंगा आपको अर्थशास्त्र। हालांकि अर्थशास्त्र मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप में से कईयों को पता है कि अर्थशास्त्र मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको द बेस्ट करवाऊंगा। जो भी अखबार वगैरह से मैंने ज्ञान एकत्रित किया इतने समय में, वो आपको अच्छी तरह से करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। बुक्स वगैरह से, अखबार वगैरह से, सभी जगह से। बजट के प्रकार, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो भी मैं अभी तक प्रश्न करवाता हूँ, पिछली बार आरएस में 15 प्रश्न आए थे लगभग, उसमें से अपने मतलब 10 प्रश्न के आसपास आ जाते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि 70% तक अपने अर्थशास्त्र को कवर करेंगे। तो इतना तो बहुत होता है कि 70% आपको कवर करवा दिया। और करंट जीके की तो टेंशन मत लेना, वो तो पूरा आ जाएगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो बजट के प्रकार है दोस्तों, क्या है बजट के प्रकार? तो देखो बजट को प्राय 5 प्रकारों से प्रदर्शित किया जाता है। कितने प्रकारों से? 5 प्रकारों से प्रदर्शित करते हैं बजट को, ठीक है भाई। जो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 लिखो सबसे पहले। हाँ जी, पारंपरिक या आम बजट। नंबर 2 लिखो, पहले नाम लिखवा रहा हूं, निष्पादन बजट। आप पहले नाम लिख लो, फिर उसके बाद आगे और चर्चा करते हैं, ऐसा हो कि समझ ना आए क्या है। हाँ जी, अब लिखो नंबर 3। नंबर 3 है शून्य आधारित बजट।
शून्य आधारित बजट। नंबर 4 है परिमाणोन्मुख बजट। बजट के प्रश्न तो हर जगह आते हैं। नंबर 5 है लैंगिक बजट। हाँ जी, ये 5 प्रकार के बजट है और इनको कल अपने डिस्कस करेंगे डीपली। तो आज ये क्लास अपनी थी, अभी अपने थोड़ी सी भूगोल की क्लास भी लेंगे 20-15-20 मिनट, उसके बाद फिर अपने आगे कल से रेगुलर शुरू करेंगे। कैसा लग रहा है भाई आपको बजट पढ़ के? अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो कल अपने इस पे और ज्यादा डीपली चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है, तो ठीक है भाई, ओके है। तो सभी परीक्षाओं में ही आता है, तो सिंपल भाषा में करवाएंगे जितना उसके आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अभी 2-3 मिनट के गैप के बाद, फिर आपको आगे भारत का भूगोल और करवाएंगे। ठीक है भाई, ओके। आज थोड़ा बजट के लिए क्लास थी, और आगे से आपका पेपर का समय मैंने निर्धारित कर दिया, अभी 9:30 बजे आपका पेपर होगा, ये नोट कर लेना, 9:30 बजे आपका पेपर हुआ करेगा। ठीक है, क्लास से रेगुलर लगेंगे और रेगुलर क्लासों के बाद ही पेपर होगा। ओके अभी, ताकि बीच में आपका समय खराब ना हो। ओके दोस्तों, चलो।